बीपीएससी अपकमिंग 67 पीटी और बीपीएससी 68 पीटी और साथ में बिहार एसएससी और भारत में जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उसमें जो भी करंट अफेयर्स आता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, संसद टीवी में जो 8 बजे रात में जो न्यूज़ आता है वो, और एडिटोरियल जो मैगज़ीन है, इन चारों का एक कंप्लीट पैकेज के रूप में करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पहली कड़ी है प्रतियोगिता दर्पण। और हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 साल का इन चारों सेगमेंट का कवर अप कराने का। तो बिना देर करते हुए हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मई महीने का आज पढ़ेंगे। और साथ में ये बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स किसी भी पीसीएस में जो पूछा जाता है लगभग 30 से 35 नंबर का होता है। तो हम लोग का प्रयास ये होगा कि कम से कम 90% से ज़्यादा स्कोर करंट अफेयर्स में किया जाए। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो मई महीने का है उस करंट अफेयर्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर प्रतियोगिता दर्पण को आप देखिएगा तो एक काफ़ी मोटी मैगजीन है, उसको 15 दिनों में या 20 दिनों में पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो कंसाइज नोट्स हो सकता है उसे हैंड रिटन फॉर्म में तैयार किया गया है, पीपीटी फॉर्म में तैयार किया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे एक लेक्चर फॉर्म में मिलेगा। तो यदि आप प्रतियोगिता दर्पण मई मैगजीन को देखिएगा तो उसका पहला टॉपिक है कि जो इस वर्ष जो चुनाव हुए हैं भारत में, विधानसभा का जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित संभावना है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोगों को याद होगा कि मार्च में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया, तो उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पूछा ये जा सकता है कि जो विधानसभा होती है उसमें 403 सीट आपको उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये हम लोग को ध्यान रखना है कि पूरे भारत में जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें सबसे अधिक विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। तो ये 403 सीट उत्तर प्रदेश में है। साथ में ये ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ये वही आनंदीबेन पटेल हैं जो गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनके बाद गुजरात का कार्यभार आनंदीबेन पटेल ने देखा। पहले ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही हैं और उसके बाद राम नाईक के बाद आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो राज्य स्तर पे जो चुनाव होता है तो कुछ राज्यों में 2 तरीके का होता है। एक शब्द को ध्यान रखना है विधानमंडल। यानी कि यदि विधानमंडल शब्द का जब प्रयोग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 3 चीज सम्मिलित हैं। एक विधानसभा, एक विधान परिषद और साथ में राज्य। तो ये शब्द पे ध्यान रखना है विधानमंडल का, यानी कि लेजिस्लेचर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब बात होगी विधानमंडल का तो इसके अंतर्गत होगा विधानसभा यानी असेंबली और एक होगा विधान परिषद यानी कि काउंसिल। यानी कि विधानसभा को हम लोग असेंबली बोलते हैं और विधान परिषद को काउंसिल बोलते हैं। और एक इसमें सम्मिलित हैं हमारे राज्यपाल यानी कि गवर्नर। यानी कि जब बात हम लोग विधानमंडल का करते हैं तो इन तीनों शक्तियों का समावेशन विधानमंडल में होता है। अब विधानमंडल की जहाँ तक बात की जाए तो विधानमंडल पूरे भारत में नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। जैसे हमारे राज्य बिहार में विधानसभा भी है 243 सीट की और विधान परिषद भी है 75 सीट्स की। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी है
और साउथ में आपको आंध्र प्रदेश में है, आपको कर्नाटक में है, आपको तेलंगाना में है। तो इन स्टेट्स में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलेगी। तो एक साथ यहाँ पे ये भी जानना है कि संविधान में एक बात दर्ज है कि किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक एमएलए नहीं हो सकते हैं। यानी कि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 एमएलए होने चाहिए। यानी कि मैक्सिमम 500 से ज़्यादा ना होगा और कम से कम 60 से कम नहीं होगा, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन साथ में हम लोग को ये भी जानना है कि हमारा संविधान लचीला है। इसका यही कारण है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां आपको 60 से कम एमएलए दिखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये हो गया। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत से अपनी जीत दर्ज की है और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बने हैं। इसी में उस समय के जो उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य, उनकी हार हुई थी। उसके बाद चुनाव हुआ था, रिजल्ट हुआ उत्तराखंड का। हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तराखंड बना। यहाँ पे 70 असेंबली सीट है, यानी कि 70 विधानसभा की सीट है और इसके मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो पुष्कर सिंह धामी है खुद अपने सीट से हार गए थे, लेकिन विधान परिषद से नॉमिनेट ये नहीं हो सकते क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो अब ये मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन ये विधानसभा में जाएंगे कैसे? तो इसका तरीका बताने से पहले ये जान लिया जाए कि वहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इन सभी चीज़ों को थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है। अब जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और हम लोग जानते हैं कि उस समय वो सांसद थे गोरखपुर के। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 के मार्च में, रिजल्ट आया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो ये मुख्यमंत्री जो बने तो फिर ये विधानसभा या विधान परिषद में गए कैसे? इन्होंने विधानसभा के जगह पर विधान परिषद को प्रश्रय दिया और विधान परिषद से चुन के ये विधानमंडल में गए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार गोरखपुर से ये विधानसभा का चुनाव जीते हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। अब यहाँ पे उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो चुनाव हार गए, अपने सीट से ये चुनाव हारे। लेकिन केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने इन पे विश्वास किया और इन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा। और इनके पास अब एक ही तरीका है, क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा के किसी सीट से ये फिर से चुनाव लड़ेंगे। यदि ये जीत जाते हैं तो ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अगर नहीं जीतते हैं तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा और ये काम 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि हमारा संविधान बताता है कि आप चाहें तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के 6 महीने अर्थात 180 दिन के अंदर आपको पदभार ग्रहण कर लेना है। तो 70 एमएलए सीट है आपको उत्तराखंड में। राजधानी हम लोग जानते हैं देहरादून है। उसके बाद चुनाव हुआ था गोवा का, यहाँ भी बीजेपी ने सीट अपनी जीत दर्ज की है। यहाँ पे 40 सीट है। ये बात मैं पहले भी बता रहा था कि संविधान ये कहता है कि विधानसभा में 60 कम से कम एमएलए होने चाहिए, लेकिन गोवा में हम लोग देख रहे हैं कि 40 है। ये हमारे संविधान को लचीलापन देता है कि कहीं कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे जो संविधान में दर्ज बातें हैं उनसे इतर जाके भी काम किया जा सकता है। तो गोवा में 40 सीट है। प्रमोद सावंत फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे। और यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन है, श्रीहरन यहाँ गलत लिखा हुआ है, PS श्रीधरन गवर्नर है हमारे गोवा की राजधानी हम लोग जानते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है पणजी, वो उसकी राजधानी है जो मांडवी नदी के तट पे बसा हुआ है। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्र के अनुसार।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान के अनुसार विधानसभा अधिकतम 500 और विधानसभा न्यूनतम 60 होना चाहिए। अब इसके जो हम लोग बात कर रहे थे, अपवाद में गोवा है जहां 40 सीट है, सिक्किम है जहां 32 सीट है और पौंडीचेरी है जहां 30 सीट है। यानी कि ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं मिलके जहां पे 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं। जहां गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है भारत में, वहीं सिक्किम की जो जनसंख्या है स्टेट वाइज पूरे भारत में सबसे कम है। सिक्किम की जनसंख्या स्टेट वाइज सबसे कम है, 5 लाख के आसपास। और ये है पौंडीचेरी जिसमें एमएलए सीट 30 है और पौंडीचेरी की राजधानी स्वयं पौंडीचेरी ही है। यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं और एक उपराज्यपाल होती है, हमारी किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल रह चुकी हैं। अब है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, जहां चुनाव हुआ और वीरेंद्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा समर्थित वीरेंद्र सिंह वहां मुख्यमंत्री बने हैं और वहां के गवर्नर हैं श्री गणेशन। ये उतना लोकप्रिय नाम नहीं है, इसलिए अगर कहीं पूछा जाए तो ये याद रखना आवश्यक है कि श्री गणेशन वहां के गवर्नर हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र सिंह बने हैं। ये कभी एक फुटबॉल नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे और वो मुख्यमंत्री बने हैं आपको मणिपुर के, जहाँ पे 60 सीट्स हैं। हमारी जो मैरी कॉम है वो खुद मणिपुर की रहने वाली है। मणिपुर में ही एक झील है लोकटक झील, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात हम लोग कर रहे हैं मणिपुर का, यानी कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है असम का। असम से ही तोड़ तोड़ के आपको नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को बनाया गया है, यानी कि 7 स्टेट्स इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट। पहले क्या होता था अंग्रेजों के समय में, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती थी। एक परमिट जारी होता था, जो वो परमिट कभी जम्मू कश्मीर में भी जारी होता था। आपको एक परमिट लगता था और उस परमिट के मिलने के बाद, एक प्रकार का ये वीज़ा हो गया, वो परमिट मिलने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते थे। और इस तरीके को भारत के संविधान ने अब खारिज कर दिया है। ये अंग्रेजों ने किया था और अंग्रेजों ने प्रयास किया था कि नॉर्थ ईस्ट में केवल उनके ईसाई और ईसाई मिशनरीज वहाँ जाए और वहाँ का जो एक अपना कल्चर है उस कल्चर को बदला जाए। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट, यदि आप नागालैंड को देखिएगा तो कंप्लीट जनसंख्या ईसाइयों की है। कुछ बौद्ध लोग भी वहाँ रहते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी कारण से इनर लाइन परमिट को जारी किया गया था। देखिए असम जो एक बड़ा राज्य पहले भी था और आज भी है, उससे विभाजित कर करके इन 6 अन्य स्टेट्स को बनाया गया। ये अन्य 6 स्टेट्स कभी केंद्र शासित प्रदेश थे और धीरे धीरे इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला है पंजाब। पंजाब में अभूतपूर्व तरीके से आम आदमी पार्टी की विजय हुई है और आम आदमी पार्टी असेंबली की 117 सीटों में से 92 सीट पे जीत दर्ज करते हुए प्रचंड बहुमत से पंजाब की सत्ता पे पहली बार काबिज हुई है। और ये जीत बताता है यदि कोई सरकार, कोई पार्टी यदि एक अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी को हराया जा सकता है। तो यहाँ पे पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और भगवंत मान जो पहले एक कॉमेडियन हुआ करते थे, भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं, जो कभी एमपी थे पंजाब के संगरूर सीट से। उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री वहाँ अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, पहले भी वही गवर्नर थे और अभी भी वही गवर्नर हैं। हम लोग जानते हैं कि गवर्नर को केंद्र सरकार मनोनीत या नियुक्त करती है। मनोनीत कहना सही नहीं होगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हम लोग को पता है। चंडीगढ़
पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला टॉपिक है राज्यसभा चुनाव। अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है टॉपिक नंबर 2 है राज्यसभा का चुनाव। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है और राज्यसभा में कुछ लोग चुन के गए हैं। तो इससे पहले हम लोग ये देख ले कि राज्यसभा में कुल 250 सीट निर्धारित हैं 2026 तक। 26 के बाद ये सीट बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ने वाली है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और विधानमंडल में भी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुल सीट 250 हैं, लेकिन निर्वाचन 245 का ही होता है राज्यसभा में, यानी अपर हाउस में। 245 में निर्वाचन 233 का होता है, यानी कि चुन के इलेक्शन होके 233 लोग राज्यसभा में जाते हैं और डायरेक्टली या यूं कहें मनोनीत होकर, यानी नॉमिनेट होकर, ये नॉमिनेशन के थ्रू, ये लोग नॉमिनेशन के थ्रू जाते हैं, यानी कि इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका चुनाव नहीं होता है, इनके चुनाव में वोट नहीं डाले जाते हैं। राष्ट्रपति अपने 100 विवेक से विशेष क्षेत्र में अच्छा योगदान देने वाले को 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करती है। हम लोग को याद है कि 2012 में कभी सचिन तेंदुलकर का भी मनोनयन कांग्रेस के मदद से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। रेखा भी कभी राज्यसभा की एमपी रही हुई है। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्यसभा में 245 सीट है, निर्वाचन 233 का होता है और मनोनयन 12 लोगों का होता है। पहले खेल के क्षेत्र से मनोनयन नहीं होता था, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ध्यान में रखते हुए खेल को भी संविधान में जोड़ा गया। पहले साहित्य में जो अच्छा योगदान देते थे, फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग अच्छा योगदान देते थे, उन्हें राज्यसभा में चुना जाता था। तो 12 सदस्य है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, जैसे अभी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 233 जो चुने हुए एमपी हैं राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। लेकिन ये जो मनोनीत लोग हैं, मनोनीत एमपी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जो थे या रेखा जो थी या जावेद अख्तर, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि इनका नॉमिनेशन स्वयं राष्ट्रपति करते हैं और ये संविधान की ये विशेषता है कि जब राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट किए हुए हैं तो उनके नॉमिनेशन के कारण उनको ही वोट उनके नॉमिनेटर्स न दें। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड 12 एमपी हैं, नॉमिनेटेड 12 एमपी हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये लोग वोट कर सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति इन्हें मनोनीत नहीं करते। टॉपिक नंबर 3 है, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण में देखिएगा कि असम मेघालय सीमा विवाद। असम मेघालय में अक्सर है ना सीमा का विवाद होता है। हम लोग जानते हैं कि असम और मेघालय दोनों बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पे घुसपैठ की काफ़ी संभावना बनी रहती है। तो असम मेघालय में अक्सर सीमा विवाद होता है, लेकिन इस सीमा विवाद का एक हद तक समाधान अब निकल चुका है। दोनों राज्य अपने सीमा का निर्धारण किए हैं और आपस में ये समझौता किए हैं कि हमारी बाउंड्री क्या है और आपकी बाउंड्री क्या है। ये हालांकि उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जानना आवश्यक है कि असम और मेघालय में सीमा विवाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो चुनाव से जीत कर आए हैं, हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। पहले सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री को बीजेपी गवर्नमेंट ने बदला है और हेमंत विश्व शर्मा को वहां मुख्यमंत्री बनाया है। असम में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है, जो संगमा साहब के पुत्र हैं।
अब प्रतियोगिता दर्पण में अगला टॉपिक है भारत की आर्थिक नीति 2022। इसमें दिया हुआ है एक शब्द हिमाद्री। इस शब्द पे हम लोग को गौर करना है। हिमाद्री, ये हिमाद्री है क्या? भारत जो आर्थिक नीति पर अनुसंधान कर रहा है उसका नाम हिमाद्री है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, तो यहां पे आर्कटिक क्षेत्र है और यहां पे अंटार्कटिक क्षेत्र है। तो आर्कटिक क्षेत्र में भी और अंटार्कटिक क्षेत्र में भी अनुसंधान होते रहते हैं। तो इन्हीं अनुसंधान में वो अनुसंधान जो आर्कटिक क्षेत्र में भारत कर रहा है, उस अनुसंधान को हिमाद्री नाम दिया गया है। यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में जो अनुसंधान भारत कर रहा है, उस अनुसंधान को हिमाद्री नाम दिया गया है। साथ में कुछ ऐसे अनुसंधान हैं, ऐसे रिसर्च हैं जो अंटार्कटिक क्षेत्र में भी हो रहे हैं। भारत से संबंधित अन्य देश भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें से भारत भी एक है। तो इनका एक रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च सेंटर है ये अब बंद कर दिया गया है। लेकिन जब अगर प्रश्न पूछा जाए मैत्री का, यदि प्रश्न पूछा जाए भारती का, तो भारती और मैत्री एक अनुसंधान सेंटर है जो अंटार्कटिक क्षेत्र पे अनुसंधान भारत के लिए कर रहा है। और यदि हिमाद्री के बारे में पूछा जाए तो हिमाद्री एक रिसर्च सेंटर है जो रिसर्च आर्कटिक क्षेत्र में कर रहा है। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पहले क्या था कि जैसे कि बाल फिल्म सोसाइटी है या फिर फिल्म निदेशालय है या फिल्म डिवीजन है, ये जैसे फिल्म डिवीजन हो गया, फिल्म निदेशालय हो गया, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है और बाल फिल्म सोसाइटी जिसके अध्यक्ष कभी हमारे मुकेश खन्ना थे। इन चारों सोसाइटी का विलय करके एक NFDC बनाया गया है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। यदि प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में किन चारों बॉडीज का समावेशन किया गया है, तो पहला होगा फिल्म डिवीजन, दूसरा होगा फिल्म निदेशालय, तीसरा होगा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चौथा होगा बाल फिल्म सोसाइटी। इन चारों का विलय NFDC में किया गया है। अब एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि जो नौसेना अभ्यास है या जो सैनिकों का अभ्यास है, उससे एक प्रश्न आपको अक्सर मिलेंगे। तो इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संयुक्त समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण। यहां पे ध्यान रखना है कि हिंद महासागर में एक अभ्यास हुआ है। कैसा अभ्यास हुआ है? समुद्री अभ्यास हुआ है। तो समुद्री अभ्यास जो होगा हमेशा वो नौसेना करेगी। तो नौसेना का जो समुद्री अभ्यास हुआ है, इस शब्द पे भी ध्यान रखना है। परीक्षा में पूछता है कि स्थल सेना, वायुसेना या नौसेना ने इस अभ्यास को किया है, तो आंसर यहाँ पे होगा नौसेना। तो नौसेना ने समुद्री अभ्यास किया है हिंद महासागर में और उस अभ्यास का नाम है IMAX 2022। IMAX 2022 ये एक अभ्यास है, इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि IMAX 2022 क्या है, तो IMAX 2022 एक समुद्री अभ्यास है। समुद्र में किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है जो आर्मीज के द्वारा किया जाता है, नौसेना के द्वारा किया जाता है। और ये IMAX जो है नौसेना का समुद्री अभ्यास है। I फॉर इंडिया और मैक्स फॉर बहुत बड़ा। तो इंडिया का बहुत बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जो भारत में 2022 में किया गया। इसका पहला संस्करण इस बार आया है। हालांकि इसका स्थापना 2007 में ही हुआ था
और इस नौसैनिक अभ्यास में 15 देशों ने, हिंद महासागर के आसपास के 15 देशों ने भाग लिया और ये जो अभ्यास है गोवा में किया गया है। इतने सारे प्रश्नों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो IMAX है गोवा में हुआ है, पहली बार हुआ है, 15 देशों ने भाग लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री युवा योजना, इससे आने वाले समय में एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री युवा योजना क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे ध्यान रखना है शिक्षा मंत्रालय, एक शब्द हो गया शिक्षा मंत्रालय, यानी कि प्रधानमंत्री युवा योजना को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि जो युवा राइटर हैं उन्हें इनकरेज करने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना को लाया गया है। इसमें से जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है वो प्रधानमंत्री युवा योजना में शामिल हो सकते हैं और उन्हें सरकार इनकरेज करेगी। 2021 के मई में इस प्रधानमंत्री युवा योजना को लाया गया था। यदि आप 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से किसी भाषाओं के जानकार हैं तो आप लेखनी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकार आपको प्रोत्साहित कर सकती है। साथ में इसमें अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री युवा योजना को किस मंत्रालय ने लाया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने लाया है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अभी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और कभी ये राज्यसभा से बिहार से चुने जाते थे। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अगर एक भाषा भी आप जानते हैं तो प्रधानमंत्री युवा योजना में शामिल हो सकते हैं। अगला टॉपिक है टीबी यानी कि क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। हम लोग को पता है कि 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे भारत में मनाया जाता है। यानी कि 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे भारत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि सरकार का प्रयास है कि ट्यूबरकुलोसिस को भारत से खत्म किया जाए। तो इस बार लक्ष्य रखा गया है 2025। हम लोग को पता है कि भारत में बहुत बड़े मात्रा में क्षय रोग से, टीबी से मृत्यु होती है। तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2025 तक देश को ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त कर देना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि टीबी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य है तो आंसर होगा 2025 यानी कि 4 साल के अंदर। साइंस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसा रोग है, तो ये एक बैक्टीरियल है, वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये एक संक्रामक रोग है यानी कि कॉन्टाजियस डिजीज है यानी कि फैलने वाला डिजीज है। क्योंकि अगर किसी को टीबी है तो उसके संपर्क में आने से यानी उसके छूने से नहीं, अगर आप उसके साथ भोजन कर रहे हैं तो आपको टीबी हो सकता है। और टीबी ऐसा नहीं कि केवल फेफड़े में ही होता है, शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकता है। प्रतियोगिता दर्पण 2022 मई में जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो उसका पहला टॉपिक है कि दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभी मार्च अप्रैल के महीने में दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है अयोल। नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन हम लोग को सिर्फ एक शब्द पे ध्यान रखना, अयोल पे। ये नाम अगर दिखाई देगा और हम लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टिक लगा देना है कि दक्षिण अफ्रीका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अयोल। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भारत के आसपास के जो भी कंट्रीज हैं और जो भी फेवरेबल कंट्रीज हैं, जो भी फ्रेंडली कंट्री हैं भारत के, उनके जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो किस पार्टी के हैं वो भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि विगत वर्षों में जो बीपीएससी में एग्जाम हुआ था तो एक बार पूछा गया कि इमरान
खान की पार्टी का नाम क्या है? तो उनकी पार्टी का नाम मजलिस पार्टी है। इस कारण से यहाँ पे पीपल्स पावर पार्टी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति अयोल हैं वो किस पार्टी से हैं। तो उस पार्टी का नाम है पीपल्स पावर पार्टी। अब इसके बाद बहुत आवश्यक नहीं है आपको जानना, लेकिन बस जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई एक बार राष्ट्रपति हो गया तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। साथ में हम लोग को यहाँ पे ये जानना है कि ये जो दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो दक्षिण पंथी विचारधारा के हैं। दुनिया में बहुत सारी विचारधाराएं चलती हैं। एक वामपंथी विचारधारा होती है, लेफ्टिस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। एक राइटिस्ट विचारधारा होती है जिसे हम लोग दक्षिण पंथी विचारधारा कहते हैं। जो विचारधारा राष्ट्रवादी है, ऐसा कहा जाता है, जो विचारधारा राष्ट्रवादी होती है वो राइटिस्ट विचारधारा कहलाती है, और जो विचारधारा विशेष रूप से मजदूरों और गरीबों की बात करती है वो वामपंथी विचारधारा कहलाती है। इस विचार के लोग अक्सर सरकार का विरोध करते हैं। तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, और जो दक्षिणपंथी विचारधारा का होगा वो बीजेपी समर्थित होगा। अमेरिका का जो पहले के राष्ट्रपति थे उनका समर्थन ये करते थे। तो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, यानी कि भारत और अमेरिका के ये समर्थित होंगे। दूसरा हम लोग अभी बात किए हैं कि लगातार दूसरी बार ये चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके साथ अब हम लोग यदि दक्षिण कोरिया के मानचित्र को देखेंगे तो मान लिया जाए कि ये दक्षिण कोरिया है, यहाँ पे सियोल है, जिसकी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया। पहले एक ही था, कोरिया था, उसका बंटवारा हुआ। ऊपर में जो था वो उत्तर कोरिया हो गया, नीचे वाला दक्षिण कोरिया हो गया। तो ये हो गया आपको नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया। इसकी राजधानी सियोल है और इसकी राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। किम जोंग यहाँ के तानाशाह हैं और यहाँ के राष्ट्रपति तो हम लोग जान ही रहे हैं, योल हैं। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ तानाशाही व्यवस्था है। अब एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछेगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक जो इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है जो डिवाइड करती है, उसका नाम क्या है? तो उस इमेजिनरी लाइन का नाम है 38 डिग्री चैनल भी आप बोल सकते हैं, या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोल सकते हैं। तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से डिवाइड करती है। और इस तरह के बहुत सारे अक्षांश हैं जिससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो LG और सैमसंग है वो दक्षिण कोरिया का ही ब्रांड है। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये साउथ कोरिया है, राजधानी सियोल है जिसकी बात हम लोगों ने किया। ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया के आसपास येलो सी है, साउथ कोरिया के आसपास येलो सी है जिसपे अक्सर चाइना दावा करता है। साथ में यदि आप नॉर्थ कोरिया को देखिएगा तो इसके जस्ट ऊपर चाइना है। इसका एक पड़ोसी देश रशिया भी है और इसकी जो राजधानी है प्योंगयांग इसकी राजधानी है। और 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों देश को बीच से बांटती है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको एक न्यूज़ मिला होगा कि भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिर गया। तो इससे हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए जानना आवश्यक है कि हुआ क्या था कि 10 मार्च 2022 को भूलवश, ऐसा भारत कह रहा है भूलवश और पाकिस्तान कह रहा है जानबूझ के। तो 10 मार्च 2022 को एक मिसाइल, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस,
उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल जिला के मियां चन्नू इलाके में गिरा। यानी कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है और पंजाब प्रांत में एक जिला है खानेवाल और उसका एक क्षेत्र है मियां चानू या मियां चन्नू जो बोलिए, वहां पे ये ब्रह्मोस मिसाइल जाके गिरा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत का जो सानेवाल है, माफ करिए जो खानेवाल है, वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या में पाकिस्तान के सेना लोग रहती है। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है कि मिसाइल वहीं पे जाके गिरा। अब भारत ने जानबूझ के किया या अनजाने में किया, अब ये तो सरकार ही जाने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई है। यहां पे एक चीज हम लोग को देखना है, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखिएगा, जैसे कि पाकिस्तान में मुख्यतः 4 राज्य हैं। एक राज्य ऊपर में है, एक राज्य यहां है, इसे वो लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसकी राजधानी पेशावर है। इसके नीचे है पंजाब, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल गिरा है। ये दूसरा स्टेट है उनका पंजाब, जो कभी हमारे हिस्से में ही था, यानी वेस्ट पंजाब पाकिस्तान चल गया और ईस्ट पंजाब जो है हमारे भारत में रहा। तो इसकी राजधानी लाहौर है। इसके नीचे सिंध है जिसकी राजधानी कराची है, और इसके ऊपर बलूचिस्तान है जिसकी राजधानी क्वेटा है। जैसे कश्मीर में कभी कभी भारत का विरोध होता है, उसी तरह बलूचिस्तान में अक्सर पाकिस्तान का विरोध होता है। और ये बलूचिस्तान प्रांत जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो पूर्व की सभ्यता थी यहीं से निकली थी। हम लोग जानते हैं एक जगह है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ बालूचिस्तान में ही है। वो एक ऐसा साइट है हिस्ट्री का जहां माना जाता है कि सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन और एग्रीकल्चर भारत के क्षेत्र में सबसे पहले किया गया था। तो ये 4 स्टेट्स के विषय में हम लोग को जानकारी रखनी आवश्यक है। अब एक नदी है सिंधु नदी, हम लोग को पता है मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकलती है। वो क्षेत्र कभी भारत का ही था, लेकिन चाइना से वॉर हुआ, हम लोग हारे, और वो क्षेत्र चाइना के कब्जे में 1960-1962 के बाद चला गया। तो मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकलती है, और पहले तो कश्मीर, लेकिन लद्दाख, अब आज के लद्दाख होते हुए वो पाकिस्तान में एंटर करती है। लद्दाख की जो राजधानी है ले, वो सिंधु नदी के ही किनारे पे बसी हुई है। तो सिंधु नदी जिसके नाम पे हिंदुस्तान पड़ा है, उस सिंधु नदी के बंटवारे को लेके एक आयोग बना था, भारत पाकिस्तान सिंधु आयोग, और उस सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक होती है, कभी भारत में होती है और कभी पाकिस्तान में होती है। इस बार इस्लामाबाद में हुई है। तो हम लोग को ये देखना है जो सिंधु आयोग है उसकी बैठक इस बार इस्लामाबाद में हुई है, जो पाकिस्तान की राजधानी है। मार्च 2022 में ये इस आयोग की बैठक हुई है, और भारत के जो सिंधु जल आयुक्त है, जो कमिश्नर है, वो पीके सक्सेना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु जल आयोग के आयुक्त कौन है, तो पीके सक्सेना है। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि जो सतलज नदी है उससे एक नहर नुमा एक जल निकलता है, जिसे हम लोग फजीलका नाला कहते हैं, उसका जो प्रवाह है वो भारत में कायम रहेगा। तो ये एक मुद्दा है। उन्होंने सतलज नदी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था,
लेकिन पाकिस्तान ने अब आश्वासन दिया है, और ये आश्वासन ये है कि जो फजीलका नाला है वो उसका जो प्रवाह है वो प्रवाह मुक्त रहेगा और पाकिस्तान भारत के इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। साथ में यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि सिंधु जल समझौते के तहत चिनाब नदी पे 3 परियोजनाओं का निर्माण किया गया। भारत ने चिनाब नदी पे सिंधु जल समझौते के तहत 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है, और इस जल विद्युत परियोजना का नाम है एक पाकल दुल जल विद्युत परियोजना। एक ये किरण नहीं है, ये किरू है, किरू जल विद्युत परियोजना। ये गलत लिखा हुआ, ये होगा किरू जल विद्युत परियोजना। किरू जल विद्युत परियोजना, और तीसरा है लोअर कलनार जल विद्युत परियोजना। लोअर कलनार जल विद्युत परियोजना, जिसमें सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना पाकल दुल है, जो 1000 मेगावाट जल विद्युत को उत्पन्न करके भारत को देगा। यानी पाकल दुल, किरू और लोअर कलनार, ये 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है सिंधु जल समझौते के तहत। उन्नीस 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, और इसमें समझौता ये हुआ कि साल में एक बार हम लोग बैठक करेंगे। यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि चिनाब, झेलम और सिंधु जो पश्चिम की नदियां हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु जो पश्चिम की नदियां हैं, इस नदी पे पाकिस्तान का अधिकार रहेगा, जबकि जो पूर्वी 3 नदियां हैं, सतलज, व्यास जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और रावी जिसके किनारे हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है काफ़ी विस्तृत है उसके आसपास, यानी कि रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, ये तीनों नदी पे अधिकार भारत का होगा। ये पूर्वी नदी है, और जो पश्चिमी नदी है सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इस पे अधिकार पाकिस्तान का रहेगा, और पाकिस्तान के आदेश के पश्चात ही आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी कारण है कि जो चिनाब नदी पे 3 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। जो किरू हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पाकल दुल को देखे, और एक और हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट ये है, अभी यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि जो गेहूं का जो उत्पादन होता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक यूक्रेन में होता है। दूसरा, सबसे अधिक जो गेहूं का इस बार निर्यात हुआ है वो भारत ने किया है। यही कारण है कि भारत ने गेहूं का बहुत अधिक निर्यात कर दिया, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया। और दूसरा कि यूक्रेन में जो गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन होता है वो उत्पादन काफ़ी ठप पड़ा, जिस कारण भारत में आटे की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई। अभी कल परसों के समाचार में आया है कि भारत ने गेहूं के निर्यात पे पाबंदी लगा दी है। अब अगला टॉपिक है FATF। ये शब्द अक्सर पेपर में आता है। FATF जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि एक फोर्स है, एक सेना है जो काम क्या करता है, फाइनेंस से संबंधित। कैसे फाइनेंस का? वैसे देश जो टेररिज्म को, जो टेररिस्ट को फंड मुहैया कराते हैं, टेररिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, टेररिज्म को आगे बढ़ाने के लिए फंड देते हैं, उसके अगेंस्ट ये एक्शन लेता है। यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, वहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और उसने एक लिस्ट में, यानी कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला है। और FATF का ये मानना है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अपने फंड से सपोर्ट करता है, और जब कोई देश
अर्थात यदि FATF जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालता है तो जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है वो लोग उस देश को लोन देने में कतराते हैं। तो जो टेरर फंडिंग होता है या फिर आपके देश के अंदर जो टेररिज्म है उसमें यदि आप फेल करते हैं तो आपको ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। तो अक्सर पाकिस्तान शुरू से ही ग्रे लिस्ट में है क्योंकि वो टेरर फंडिंग करता है। तो FATF को जानना बहुत आवश्यक है। FATF क्या है, ये काम कैसे करता है, क्यों करता है। तो हम लोग जान गए कि FATF पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस जो राजधानी है हमारे फ्रांस की। और FATF उन देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है जो पैसे के मदद से टेररिज्म को आगे बढ़ाते हैं। अब इंडेक्स से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान। आप यदि 7-8 साल से जो भी BPSC का विशेष रूप से एग्जाम हुआ है उसमें कभी ये नहीं देखिएगा कि इंडेक्स में ये पूछा जाएगा कि प्रथम स्थान पे कौन है। अब हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड है, लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाता है कि पहले स्थान पे कौन है, अंतिम स्थान पे कौन है। आपसे केवल ये पूछा जाए कि भारत का स्थान क्या है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 है। इसके अलावा हम लोग को ये नहीं जानना है। अगर आप चाहें तो जानिए कि फिनलैंड नंबर 1 पे है। और ये भी ध्यान रखना है जो उत्तरी ध्रुव के आसपास के कंट्रीज हैं इस तरह के इंडेक्स में अक्सर वही टॉप पे रहते हैं। जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, यही देश या नीदरलैंड, यही सभी देश ऐसे हैं जो आपको टॉप में दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम है, क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 है और ये रैंकिंग काफ़ी कम मानी जाती है। पिछले बार जो जापान के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था उस चुनाव में फुमियो किशिदानो इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ये हम लोग को जानना है कि जापान के प्रधानमंत्री जो अभी हैं उनका नाम फुमियो है और उन्होंने भारत की यात्रा की थी। और ये कल एक बहुत ही दुखद न्यूज़ सामने आया था कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है भारत में, तो यहाँ पे ये जानना है कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। साथ में ये जानना है कि भारत और पाकिस्तान कुछ सैन्य अभ्यास करता है। ये हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के ही आधार पर बता रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि सैन्य अभ्यास के बारे में। तो एक सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, एक सैन्य अभ्यास है मालाबार और एक सैन्य अभ्यास है मिलन। ये 3 सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान के देशों के सेनाओं के बीच होता है। यानी कि धर्म गार्जियन, मालाबार कोस्ट, यानी कि मालाबार कोस्ट के नाम से मालाबार को याद रखने हम लोग जानते हैं कि केरल मालाबार के तट पे स्थित है। और तीसरा मिलन। ये 3 सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, येन वहाँ की करेंसी है और जापान पूरे दुनिया में सबसे महंगा शहर माना जाता है। अब अगला एक टॉपिक है क्वाड। प्रतियोगिता दर्पण में लिखा हुआ है क्वाड के विषय में। अब क्वाड में 4 देश हैं, एक भारत तो होगा ही, हम लोग को वही पढ़ना है जो भारत से संबंधित है। तो भारत तो क्वाड में होगा ही। भारत का मित्र देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक हद तक अमेरिका भी। तो ये 4 देशों ने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का नाम है क्वाड। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यदि आप पृथ्वी को देखिएगा
अगर आप पृथ्वी को देखिएगा, यहाँ पे ये 0 डिग्री हुआ, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेमिस्फेयर में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा जिसकी राजधानी कैनबरा है, ईस्ट में जापान है, यहाँ पे अमेरिका है, यूएसए है, और यहाँ पे इंडिया है। तो इन 4 देशों ने, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और इंडिया ने, इन 4 देशों ने मिलके एक संस्था बनाई है, एक ग्रुप बनाई है जिसका नाम है क्वाड, QUAD, क्वाड। क्वाड में ये 4 देश है। स्थापना क्यों किया गया है? स्थापना इसलिए किया गया है, जो पृथ्वी पे जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र को शांत रखने के लिए, शांति होगी तो व्यापार होगा, और साथ में चाइना को ध्यान में रख के क्वाड की स्थापना की गई है, ताकि चाइना का जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, साम्राज्यवादी रवैया है, उस पर रोकथाम लगाया जा सके। अब एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, हथियार का आयात और निर्यात। अगर आप एक्सपोर्ट में देखिएगा तो 3 देश, अमेरिका, रशिया और फ्रांस, ये 3 देश हैं 2021-2022 में जो सबसे अधिक हथियारों का निर्यात करते हैं, यानी कि बेचते हैं। निर्यात करने का मतलब होता है बेचना, अपने चीज को, अपने माल को, अपने गुड्स को बेचना, यानी कि दूसरे देश को भेजना। तो सबसे अधिक हथियार का निर्यात अमेरिका करता है। बीपीएससी पीटी में कभी नहीं पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर को ही बीपीएससी प्रश्रय देता है। तो निर्यात यानी एक्सपोर्ट सबसे अधिक अगर कोई करता है तो वो अमेरिका करता है, रशिया करता है दूसरे नंबर पे, और 3 नंबर पे फ्रांस है। रशिया जो पूरे दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरे हुए है। फिर अगर आयात की बात करें तो सबसे अधिक हथियारों का आयात यानी खरीद जो है वो भारत करता है। 2017 में बीपीएससी का एक पीटी एग्जाम हुआ था 12 फरवरी 2017 को, रविवार के दिन। तो उसमें ये प्रश्न पूछा था कि दुनिया में सबसे अधिक हथियारों का आयात कौन करता है। हम लोग जानते हैं कि भारत एक अहिंसक देश है, लेकिन हिंसा से बचने के लिए भी हथियार रखना पड़ता है। तो इसलिए हथियारों का सबसे अधिक आयात भारत करता है। भारत भी सबसे अधिक किससे करता है? तो रशिया से करता है। यही कारण है कि भारत और रशिया मित्र देश है। जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था या युद्ध हो रहा है तो रशिया में और यूक्रेन में जो भी भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको निकालने में रशिया ने भारत की मदद की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछेगा कि भारत सबसे अधिक हथियार आयात या खरीदता किससे है, तो आंसर होगा रशिया। सबसे अधिक हथियार का आयात कौन करता है, तो भारत करता है। भारत के साथ साथ सऊदी अरब भी करता है, जहां पे मक्का है, रियाद इसकी राजधानी है। और सबसे अधिक निर्यात अमेरिका करता है। अब एक कॉन्क्लेव बना है, एक ग्रुप बना है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। इसमें 3 हिंद महासागर के पास बसे हुए देश हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव। यदि आप मैप देखिएगा भारत का, तो यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे श्रीलंका है। इन तीनों ने मिलकर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का निर्माण किया है। और इसी कॉन्क्लेव में एक चौथा देश सम्मिलित हुआ है, उस देश का नाम है मॉरिशस, जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि कल के न्यूज़ में आया है कि जो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके निजी बंगले को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। श्रीलंका पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो गया है। अब एक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है। हम लोग जानते हैं कि जो साउंड पॉल्यूशन है उसको डेसिबल
यूनिट में मापा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो सबसे अधिक जो ध्वनि प्रदूषण है आजकल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रही है। हम लोग को पता है कि बांग्लादेश पूरे दुनिया में सबसे अधिक डेंस कंट्री है, सबसे अधिक डेंसली कंट्री अगर कोई है पूरी दुनिया में तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो अपने कपड़े के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे सबसे अधिक साउंड पॉल्यूशन है। और भारत की यदि बात की जाए तो सबसे अधिक साउंड पॉल्यूशन मुरादाबाद है जो बरेली के आसपास है, जहाँ के एमपी का भी मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ करते थे। सबसे कम साउंड पॉल्यूशन कहाँ है? एक शहर है इरबिड, जॉर्डन के पास एक मुस्लिम कंट्री है इरबिड, वो शहर है और देश का नाम है जॉर्डन। वहाँ पे सबसे कम साउंड पॉल्यूशन है। प्रतियोगिता दर्पण में करंट के इंटरनेशनल में अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन। उससे पहले हम लोग को ये जानना कि बिम्स्टेक है क्या। अक्सर पेपर में आता है BIMSTEC बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक है क्या? तो हम लोग जानते हैं एक बंगाल की खाड़ी है, यानी जिसे जो एक समुद्र है उसके आसपास देश बसे हुए हैं। उन्हीं देशों में से 7 देशों ने मिलकर बिम्स्टेक का निर्माण किया, जिसमें भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है और 1-2 और कंट्रीज है, जैसे कि थाईलैंड भी है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, म्यांमार लिख दिया, म्यांमार होगा, जिसकी राजधानी नेपिदाव है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये 7 देशों ने मिलकर बिम्स्टेक बनाया है। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, इतना लंबा याद भी नहीं होता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल में तकनीक और अर्थव्यवस्था में कोऑपरेशन करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। पहले इतने 7 देश थे नहीं, तो इसका नाम बिम्स्टेक किया गया था। तो इसका 5वां जो शिखर सम्मेलन अभी मार्च के महीने में श्रीलंका में हुआ था। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बिम्स्टेक का जो 5वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है। तो एक वो कंट्री जहाँ आपातकाल लगा हुआ है, उस समय आपातकाल नहीं लगा था, उस कंट्री में यानी श्रीलंका में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है। और बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है उनमें से जो 7 देश है एक दूसरे को तकनीक के क्षेत्र में और एक दूसरे को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मदद करने के लिए बिम्स्टेक की स्थापना की है। प्रतियोगिता दर्पण के पार्ट 3 में हम लोग अक्सर देखते हैं कि इकॉनमी की चर्चा होती है। तो मई में जो इकॉनमी है उसमें एक टॉपिक है बांग्लादेश से संबंधित। अभी हुआ क्या है कि बांग्लादेश के रास्ते बिहार से जहाज असम गया है। पहले होता क्या था कि बांग्लादेश के रास्ते जहाज नहीं जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार भारत में हुआ है कि बांग्लादेश के रास्ते होके बिहार से जहाज असम गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पटना से असम एक जलपोत गया है, लेकिन बीच में आया था बांग्लादेश, जो आता भी है, और बांग्लादेश के रास्ते असम जहाज के द्वारा जाना हुआ है। तो इसमें यह प्रश्न हो सकता है कि बांग्लादेश के रास्ते जो जहाज असम गया है वो किस राज्य से आया है। तो उस राज्य का नाम है अपना बिहार। और ये एक मालवाहक जहाज था जिसमें अनाज से लदा हुआ बोरी असम के गुवाहाटी में गया है, यानी कि गंगा के रास्ते ब्रह्मपुत्र गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इकॉनमी का कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, सतत विकास लक्ष्य।
17 सूत्री सतत विकास लक्ष्य, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की स्थिति चिंताजनक बताई है और भारत को स्थान दिया है 120। ये एक चिंताजनक स्थिति है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 120 नंबर दिया है या फिर 120वां स्थान दिया है। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में सतत विकास कहते हैं, उसकी एक रैंकिंग जारी होती है। सतत विकास की जो रैंकिंग जारी होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष, उस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सतत विकास रैंकिंग है उसमें भारत को 120वां नंबर मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सभी का विकास हो। अगर एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है तो उसके बाद उद्योग का विकास हो, उसके बाद सेवा का विकास हो। ऐसा नहीं हो कि पहले प्राथमिक क्षेत्र का विकास हो और द्वितीयक क्षेत्र को छोड़ के सीधा टर्शियरी सेक्टर का विकास हो, उसे सतत विकास नहीं कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा मानना है कि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास नहीं हो रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में भारत को 120 नंबर अर्थात 120वां स्थान दिया है और पहला स्थान फिनलैंड है। और यही फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 101 नंबर पे ही था और उसमें हैप्पीनेस में भारत 136 नंबर पे था। अगला क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण में है कि राज्यों के निर्यात तैयारियों के मूल्यांकन हेतु नीति आयोग के दूसरे निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को कैसा स्थान मिला है। यहाँ पे राज्य गलत लिखा हुआ है, राज्य होगा। तो जो नीति आयोग ने जो एक सूचकांक 2021 की जारी की है निर्यात तत्परता में, अब हम लोग जानते हैं कि जो भारत का जो निर्यात होता है वो तट के माध्यम से होगा। हमारे पास 9 तटीय राज्य हैं जिसमें गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य है। तो उसमें जो पहला स्थान है वो गुजरात को ही मिला है। तो एक ही अगर हम लोग जानते हैं तो बीपीएससी या पीसीएस के लिए आवश्यक काफ़ी होगा, लेकिन 3 राज्यों को हम लोग को जान लेना आवश्यक है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये 3 ऐसे कोस्टल स्टेट्स हैं जो निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम 3 स्थान आए हैं। अब चूंकि कोस्टल एरिया बिहार में नहीं है, यहाँ पे कुछ नदियों के ही माध्यम से निर्यात किया जाता है, इसलिए ऐसे राज्य जैसे कि बिहार है उसमें बिहार को 22वां स्थान मिला है। बिहार का नीचे होना स्वाभाविक है, हम लोग के पास कोस्टल लैंड है नहीं, तो बिहार को 22 नंबर मिला है। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो निर्यात तत्परता रैंकिंग है इसमें बिहार का स्थान कितना है, तो बिहार का स्थान 22 है और 1 नंबर पे लगभग गुजरात ही रहता है। इसे नीति आयोग ने जारी किया। हम लोग जानते हैं कि पहले योजना आयोग था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद बनाया था, उसको ही खत्म करके नीति आयोग 1 जनवरी, उसी को खत्म करके नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अभी निकट में ही बदले हैं, पहले राजीव कुमार थे। तो ये प्रश्न भी बीपीएससी में 2018 के एग्जाम में 63 या 64 में पूछा गया था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष इसके हमेशा प्रधानमंत्री ही रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो बदलता रहता है, सीईओ का जो कार्यकाल है वो बदलता रहता है। कोई बेरी साहब हैं, सुमन बेरी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, सुमन बेरी। बेरी एक टाइटल है जो पंजाबियों का टाइटल होता है। सुमन बेरी एक नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, पहले राजीव कुमार थे। अमिताभ कांत सीईओ हैं। तो 2015 1 जनवरी को स्थापना हुआ नीति आयोग का और ये एग्जाम में पूछा भी गया बीपीएससी में। तो जो निर्यात तत्परता सूचकांक है उसमें गुजरात 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे है, कर्नाटका 3 नंबर पे है। अब कोस्टल एरियाज की बात आई है
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोस्टल एरिया जो 9 स्टेट है और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, वो भी हम लोग का कोस्टल एरिया है। तो जैसे कि ये भारत का कोस्टल एरिया है, तो ये वेस्ट कोस्ट है और ये ईस्ट कोस्ट है, यानी कि पश्चिम तटीय राज्य यहाँ पे है और पूर्वी तटीय राज्य यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं नीलगिरी पहाड़ है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे है एक कोस्टल एरिया जिसे हम लोग केरल बोलते हैं। केरल के ऊपर एक कोस्टल एरिया है जिसे हम लोग कर्नाटका बोलते हैं। कर्नाटका के ऊपर एक कोस्टल एरिया जिसे हम लोग गोवा बोलते हैं, जो सबसे छोटा राज्य है। गोवा के ऊपर एक कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। 5वें नंबर पे है यहाँ पे गुजरात। और इसका जो कोस्टल एरिया है या कोस्टल क्षेत्र है, किलोमीटर में अगर हम लोग देखते हैं तो गुजरात को सबसे अधिक तटीय क्षेत्र मिला है। तो पश्चिम में, वेस्ट में जो ये जो कोस्टल एरिया है उसमें 5 राज्य स्थित हैं, जिसमें केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है, गोवा के तट को कोंकण तट बोला जाता है। तो यहाँ पे 5 स्टेट है एक लाइन से, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे 5 कोस्टल एरिया हैं। अब यदि हम लोग ईस्ट में देखें तो यहाँ पे एक कोस्टल लैंड है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के ऊपर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना का जो तेलंगाना में कोस्टल एरिया जो समुद्र से लगा हुआ कोस्टल एरिया है ही नहीं। तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पे है हमारा उड़ीसा। चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु स्टेट जो है उसे कोरोमंडल तट बोला जाता है। उड़ीसा जो है उसे उत्कल तट बोला जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि उत्कल तट किसे बोला जाता है। उड़ीसा का जो राज्य है जिस तट पे स्थित है उसे उत्कल तट, तमिलनाडु राज्य कोरोमंडल तट पे है, मालाबार तट पे आपको केरला है, कोंकण तट पे हमारा ये गोवा है। तो ये 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें कोस्टल एरिया मिला हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब एक क्वेश्चन है कि मार्च अप्रैल में, जैसे कि अगर मई महीने का प्रतियोगिता दर्पण है तो अपने से लगभग 2 से 1.5 महीने पहले का इंफॉर्मेशन आपको देता है। यदि अब जो 10 या 12 तारीख को जो प्रतियोगिता दर्पण आएगा वो अगस्त महीने का प्रतियोगिता दर्पण या सितंबर महीने का वो प्रतियोगिता दर्पण होगा, जो अपने पहले के 1.5 महीने के इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करके लगभग शुरुआत के 50 पेजेस में देगा। तो इसमें एक प्रश्न है कि श्रीलंका में 3 छोटे द्वीपों पर पवन टरबाइन्स की स्थापना भारत करेगा। अब ये है करेगा, यानी कि भविष्य में करेगा, हो सकता है कि नहीं भी करे। तो जो करेगा वाला जो प्रश्न होता है, जो निश्चित नहीं होता है, वो प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता। यानी जो चीज हो चुका है वो पूछा जाता है। और हम लोग जानते भी हैं कि श्रीलंका की स्थिति ऐसी है कि सरकार नाम की चीज अब वहां है ही नहीं। तो ये प्रश्न अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। मेरे अनुसार ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब अगला इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी मुद्रा, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरब डॉलर में कितनी है, डॉलर में हमारे पास कितनी फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कितना डॉलर है हमारे पास। तो अगर जो लेटेस्ट डेटा है उस लेटेस्ट डेटा में बताया जा रहा है कि 550 अरब डॉलर का हमारे पास विदेशी मुद्रा है। और यहाँ पे श्रीलंका से तुलना करिएगा तो श्रीलंका के पास फिलहाल
40 अरब डॉलर की ही विदेशी मुद्रा है, इसलिए उसने अपने आप को दिवालिया घोषित यानी बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो 550 जो है वो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। यहाँ पे कैलकुलेट अगर किया जाए तो लगभग 618 है, लगभग 618 हमारे पास 618 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा जो है फॉरेन करेंसी का एसेट्स है, यानी कि विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्ति हमारे आरबीआई के पास होता है, यानी कि बॉन्ड के रूप में जो होता है, वो बॉन्ड की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारे फॉरेन एक्सचेंज में है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो विदेशी मुद्रा है उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, तो बॉन्ड की है, यानी परिसंपत्तियों की है। बॉन्ड के रूप में, पेपर के रूप में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, लगभग 550 अरब डॉलर, 550 अरब डॉलर। उसके बाद गोल्ड है हमारे पास 43 अरब डॉलर का, और कुछ पैसा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास हम लोगों ने जमा किया हुआ है, लगभग 5 अरब डॉलर, और लगभग 19 अरब डॉलर हम लोगों ने विशेष आहरण अधिकार के रूप में रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि हमारे पास जो भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो लगभग 618 अरब डॉलर है। ऐसा प्रश्न आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन जानकारी के लिए जानना आवश्यक है। जो विदेशी मुद्रा होती है वो केवल डॉलर के रूप में नहीं होती, करेंसी या नोट के रूप में ही केवल नहीं होती है, बॉन्ड के रूप में भी होती है, और कुछ फॉरेन करेंसी को हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी जमा करके रखते हैं और गोल्ड के रूप में भी रखते हैं। यानी कि अगर हम लोग बॉन्ड के रूप में भी रखे हुए हैं पैसा, यानी कि कागजात के रूप में भी रखे हुए हैं, सोना के रूप में भी फॉरेन करेंसी को रखे हुए हैं, सोना एक फॉरेन करेंसी की मान्यता रखती है, साथ में कुछ पैसा हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी रखते हैं। ये हमारे पास फॉरेन करेंसी का एसेट्स है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक यहाँ पे ये है नवीनतम सामान्य ज्ञान। यदि चौथा टॉपिक आप देखिएगा प्रतियोगिता दर्पण का, तो अक्सर वो आपको मिलेगा नवीनतम सामान्य ज्ञान, जो लेटेस्ट जनरल नॉलेज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें एक है कि विदेश में एमबीबीएस करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को भारत में चिकित्सक बनने हेतु दिए जाने वाले एग्जाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन लेगा। यानी कि जो हम लोग विदेश में जाके एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद जो भारत में आके प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने से पहले एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन लेगा। ये ध्यान में रखना। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये जानकारी लेनी आवश्यक है, जैसे यूक्रेन के समय में जो स्टूडेंट लोग यूक्रेन वॉर में फंस गए थे, वहाँ पे काफ़ी एमबीबीएस के स्टूडेंट थे। अगर वो स्टूडेंट अगर एमबीबीएस कंप्लीट करके भारत में आते हैं तो उन्हें एक एग्ज़ाम देना होगा, और एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग को एक जनरल नॉलेज में जानना है कि अगर हम लोग एमबीबीएस बाहर से करते हैं तो भारत में आने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना है। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए तो आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर भारत में हो जाइएगा। अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। अक्सर कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि विदेश मंत्रालय के सचिव अभी जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है, तो ये एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसका कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। जैसे कि एक नाम है देवाशीष पांडा।
पांडा जैसा जो टाइटल होता है वो अक्सर आपको उड़ीसा में मिलेगा। तो देवाशीष पांडा जो है एक बॉलर थे जिनका नाम है देवाशीष मोहंती। हम लोग को याद होगा 99 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमारे पास भारत के पास एक फास्ट बॉलर थे उड़ीसा के जिनका नाम था देवाशीष मोहंती। उन्हीं से मिलता जुलता नाम है, उड़ीसा के ही रहने वाले हैं देवाशीष पांडा, जो अभी चेयरमैन बने हैं IRDA के। ये IRDA एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत में जो विशेष रूप से इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। तो IRDA के चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में जितना भी इंश्योरेंस का काम होता है वो LIC करे या कोई भी प्राइवेट कंपनी करे या गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी करे, उसको जो रेगुलेट करेगा, उस पर जो ध्यान रखेगा, उस बोर्ड का नाम है IRDA। यानी हम लोग जो LIC करवाते हैं उस पर नज़र रखता है यही IRDA, जिसे हम लोग इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और उसके चेयरमैन है देवाशीष पांडा। अब उसमें बहुत सारी नियुक्तियां थी जो आवश्यक नहीं है, केवल वही जो आवश्यक है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी का यहाँ पे डिटेल दिया गया है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना आवश्यक नहीं है। अगला टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान का। तो अभी एक मिस वर्ल्ड हुई है 2021 में, उनका नाम है कैरोलिना। एंड कैरोलिना जो अभी मिस वर्ल्ड हुई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले समय में एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जाए कि अभी की जो मिस वर्ल्ड है 2021 की जो मिस वर्ल्ड है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है कैरोलिना। वो पोलैंड की रहने वाली है, ये ध्यान रखना है कि वो पोलैंड की रहने वाली है। पोलैंड की राजधानी वर्षा है, एक आपको यूरोपियन कंट्री है पोलैंड। और वर्षा हम लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में एक फेमस कंट्री हुआ करता था, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो पोलैंड की राजधानी वर्षा है और पोलैंड के ही रहने वाली कैरोलिना है जो मिस वर्ल्ड बनी है। हम लोग को पता है कि भारत में जो पहली मिस वर्ल्ड बनी थी उनका नाम ऐश्वर्या राय था, और जो पहली जो मिस वर्ल्ड बनी थी उनका नाम रीता फारिया था। उसके बाद मिस वर्ल्ड 1994 में ऐश्वर्या राय बनी, और उसी वर्ष मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी है। सुष्मिता सेन बंगाल की रहने वाली थी और ऐश्वर्या राय कर्नाटक की रहने वाली है। तो भारत की विश्व सुंदरी, यहाँ पे रीता फारिया लिखना चाहिए, रीता आलिया लिखा हुआ है, जिसने भी नोट्स बनाया है वो गलत बनाया है। तो रीता आलिया नहीं, रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड थी, ये हम लोग को जानना चाहिए। रीता फारिया जो है पहली मिस वर्ल्ड थी जो 1966 में बनी थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय बनी, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर जो अभी निकट में बनी है, ये सब हमारी मिस वर्ल्ड है। ये भी नाम युक्ता मुखी है नाम, इसका नाम गलत लिखा हुआ है। तो ये सभी की सभी ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, सभी के सभी हीरोइंस हैं। मानुषी छिल्लर अभी निकट में पिक्चर में आई भी हैं। ये सब मिस वर्ल्ड रही हैं, और जो लेटेस्ट मिस वर्ल्ड हैं वो मानुषी छिल्लर हैं, 2017 की, हरियाणा के रहने वाली हैं। तो जो कैरोलिना है पोलैंड की, वो 2021 की मिस वर्ल्ड है। और हमारी जो पहली मिस यूनिवर्स थी पूरे 1994 में, वो सुष्मिता सेन थी। लारा दत्ता भी मिस यूनिवर्स बनी है। अब एक अवार्ड है बाफ्टा, जिसका नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स जो है वो प्राइज देता है, वो पुरस्कार देता है। उसमें 2-4 पुरस्कार हम लोग को जानना आवश्यक है। एक हम लोग को जानना है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, यानी कि बाफ्टा में जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, बस हम लोग को ट्रिक के साथ जानना है। जैन नाम है उनका एक। दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो पावर ऑफ डॉग।
आपसे पूछा जाए कि बाफ्टा में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, तो पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ डॉग को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना हुई है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किंग रिचर्ड है। बस इतना ही 4 नाम हम लोग को जानना चाहिए कि बाफ्टा जो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स है, बाफ्टा ने इन चारों को पुरस्कृत किया है। और अक्सर जो फॉरेन में जो फिल्म से संबंधित पुरस्कार मिलता है उसमें यही 4 चीज जानना चाहिए, डायरेक्टर कौन है, फिल्म कौन सबसे बेस्ट बना, अभिनेता और अभिनेत्री। तो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किंग रिचर्ड बने हैं, अभिनेत्री जोआना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग है और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जैन है। बस इतना ही हम लोग को जानना है। अब एक पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार, जो 8 मार्च को दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है और उसी 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अभी की जो केंद्रीय मंत्री है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, वो स्मृति ईरानी है, जिन्हें अभी हाल में ही अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो उन्हीं का जो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और ये जो पुरस्कार होता है, इस तरह के पुरस्कार हमेशा राष्ट्रपति देते हैं। ये पुरस्कार अक्सर राष्ट्रपति देते हैं। इस बार बिहार की अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। महिलाओं के इनकरेजमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार, जो 2020 और 2021 इंक्लूडेड है क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाया था एक साल। तो अनीता गुप्ता जो बिहार की हैं उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद ये बिहार की हैं। तो अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। और महिला से संबंधित जो पुरस्कार होता है महिला और बाल विकास मंत्रालय ही देता है। स्मृति ईरानी जो गुजरात से संबंधित रही हैं, उनका ससुराल गुजरात है, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं और अभी हाल में उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार मिला है क्योंकि शादी के बाद वो पारसी बनी है। तो पारसी एक अल्पसंख्यक धर्म है भारत में, यही कारण है कि उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार मिला है। क्योंकि अभी हाल में राज्यसभा की सदस्यता मुख्तार अब्बास नकवी जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से संबंधित हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और यही कारण है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वाली स्मृति ईरानी को मिला है। ये वही स्मृति ईरानी है जिन्हें कभी शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला था और विवाद भी हुआ था। इनके डिग्री पे विवाद हुआ था कि 9th पास है या ग्रेजुएशन है। अगला टॉपिक है गणित का नोबेल। तो इसमें पूछा जाए कि गणित का नोबेल कहते किसे हैं, तो गणित का नोबेल एबल पुरस्कार को कहते हैं। एबल पुरस्कार इक्वल टू गणित का नोबेल। हम लोग जानते हैं नोबेल प्राइज साहित्य में, इकोनॉमी वगैरह में मिलता है। तो गणित में एक एबल पुरस्कार दिया जाता है और वो एबल पुरस्कार गणित का नोबेल कहलाता है। तो ये एबल पुरस्कार डेनिस को मिला। एक व्यक्ति जिनका नाम है डेनिस, उन्हें मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। और ये जो डेनिस हैं वो नॉर्वे के रहने वाले हैं। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्वे के रहने वाले हैं डेनिस। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और इसमें इतना ही जानना आवश्यक है। और हम लोग ये जानेंगे कि नॉर्वे जो एक देश है वही गणित का नोबेल पुरस्कार देता है और गणित के नोबेल को हम लोग एबेल पुरस्कार कहते हैं। यानी कि एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल कहलाता है। और इस साल गणित का नोबेल डेनिस को मिला है जो अमेरिका के रहने वाले हैं, यानी जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, वहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं
और बहुत संभावना है कि वॉशिंगटन डीसी जो एक शहर है वो एक स्टेट बनेगा, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे एक ध्यान रखना है कि एक है प्रिट्जर पुरस्कार, प्रिट्जर पुरस्कार, और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। अगर ध्यान नहीं दिया है तो अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न गलत पे आता है। तो प्रिट्जर पुरस्कार अलग है और पुलित्जर पुरस्कार अलग है। प्रिट्जर पुरस्कार जो होता है वो आर्किटेक्ट में दिया जाता है, वास्तुकला में दिया जाता है। जो लोग घर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, उन्हें ये पुरस्कार मिलता है। और वास्तुकला का ये नोबेल माना जाता है। जैसे एबल पुरस्कार गणित का नोबेल है, उसी तरह वास्तुकला का नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार है। तो प्रिट्जर एक अलग है और पुलित्जर अलग है। पुलित्जर जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, वही प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला का नोबेल माना जाता है। और इस बार प्रिट्जर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। फ्रांसिस कैरे को प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है। और फ्रांसिस कैरे के साथ ये जानना है कि एक बार एक इंडियंस को भी, बालकृष्ण दोषी जिनका नाम था, उनको प्रिट्जर पुरस्कार मिला था। ये आप नहीं भी जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप काट भी सकते हैं। मेन ये जानना है कि जो प्रिट्जर पुरस्कार है वो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, जो वो पुरस्कार वास्तुकला का नोबेल कहलाता है। और प्रिट्जर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार में डिफरेंस है। जहां पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है और प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला से यानी आर्किटेक्ट से संबंधित है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर अवार्ड, हम लोग जानते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में पूरे दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कोई है तो वो ऑस्कर पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष लॉस एंजल्स में दिया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है हमारे अमेरिका का। लॉस एंजल्स में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ऑस्कर पुरस्कार एक पिक्चर है कोडा, एक पिक्चर का नाम है कोडा। उस पिक्चर को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ है। ये वही विल स्मिथ हैं जिन्होंने एक कॉमेडियन को स्टेज पर ऑस्कर अवार्ड के दौरान एक थप्पड़ मारा था। वो एक थप्पड़ इसलिए मारा कि उस समय वो जो कॉमेडियन थे उनकी पत्नी पे कुछ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे। तो ये जो विल स्मिथ उस समय काफ़ी फेमस हुए थे, विल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड मिला और उसके साथ ही ऑस्कर ने इन्हें 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। हालांकि इससे इनके ब्रांड वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डिबेट का प्रश्न है कि यदि आप पे कुछ कमेंट होता है या आप पे कोई हिंसा होती है तो क्या हिंसा का जवाब हिंसा से देना आवश्यक है या हिंसा का जवाब महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के देना सही रहेगा? ये एक डिबेट का क्वेश्चन है। तो विल स्मिथ ने एक अमर्यादित टिप्पणी को थप्पड़ मार के जवाब दिया। अब सही है या गलत, ये एक डिबेट का प्रश्न है। और उसी विल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड मिला। अभिनेत्री जो है जेसिका है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन है। ये वही जैन है जिन्हें बाफ्टा पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बीबीसी के द्वारा मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर है, इस बार ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता है। मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पुरस्कार प्राप्त किया था, उन्हें 2021 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बीबीसी ने घोषित किया है। तो अगर प्रश्न में रहे कि बीबीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी घोषित किया है तो वो है मीराबाई चानू, जो नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली और वेट लिफ्टर है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में दिया जाता है डेट से संबंधित क्वेश्चन। कोई डेट दे देगा, जैसे कि 23 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं शहीद दिवस
मनाया जाता है। तो ऐसा प्रश्न आपको रहेगा। तो प्रतियोगिता दर्पण के मई में 2 महीना पहले जो मार्च था, मार्च से संबंधित जितने भी डेट से संबंधित प्रश्न हैं वो प्रश्न का जो कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डेट में एक इम्पॉर्टेंट डेट है 3 मार्च। 3 मार्च को है विश्व वन्य जीवन दिवस, नहीं है विश्व वन्य जीव दिवस, न गलत लिखा हुआ है। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। जो वन्य जीव है हमारे वाइल्ड एनिमल्स जो है, जो वाइल्ड लाइफ जीवन सफ़र करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और वो मनाया जाता है 3 मार्च को। ये बीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा भी है। तो विश्व वन्य जीव दिवस, अब इसमें कुछ डेट्स ऐसे होंगे जो हम लोग को पूरी तरह से याद करना होगा और कुछ क्वेश्चन को हम लोग को ट्रिक के माध्यम से, कोड के माध्यम से याद रखना होगा। जैसे कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है और उसके जस्ट नीचे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। अब हम लोग इस दोनों को कोड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है और हम लोग को वन्य जीव को सुरक्षित रखना है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी आवश्यक है। जैसे गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी आवश्यक है, उसको एक नेचुरल जीव माना जाता है जो साफ सफाई करता है, जो डेड बॉडी को खाता है और पर्यावरण को साफ रखता है। इसलिए वन्य जीवों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो अगर 3 मार्च वन्य जीव दिवस है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखना है तो इसका मतलब है 4 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। ये कोड करके ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है 9 मार्च वाला। 15 मार्च वाला इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी 2015 के 15 मार्च में एक बार एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 56-57 वाला। तो 15 मार्च 2015 को ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। हमारा जो अधिकार है एक कंज्यूमर के रूप में, उसके बारे में बताया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को है। 16 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को है। उसके बाद 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है, हैप्पीनेस डे है। अब 1, 2 ये 2, 3 को हम लोग कोड कर सकते हैं। जैसे 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो स्पैरो है, जो गौरैया है, हमारे बिहार राज्य की राजकीय पक्षी भी है। तो 20 मार्च यदि प्रसन्नता दिवस है, हैप्पीनेस डे है, तो गौरैया डे भी है। अब जैसे सुबह सुबह यदि हम लोग गौरैया को देखेंगे तो हम लोग को हैप्पीनेस फील होगा, यानी कहीं ना कहीं गौरैया और हैप्पीनेस एक दूसरे से कोरिलेट है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि प्रसन्नता दिवस और गौरैया दिवस एक दिन ही, अर्थात 20 मार्च को ही मनाया जाता है। तो 20 मार्च वाला क्लियर हो गया। अगला जो आता है वानिकी दिवस, गार्डनिंग डे। अगर हम लोग का वानिकी बेहतर होगा तो वहां पे गौरैया आएगी ही आएगी। पेड़ पौधे हैं तो गौरैया आएगी, और गौरैया आएगी हम लोग देखेंगे तो हम लोग हैप्पी फील करेंगे। तो ये 3 चीज एक दूसरे से कोरिलेट हो जा रही है। चौथा भी है यहाँ पे विश्व जल दिवस, ये भी कोरिलेट हो सकता है। अब हमारे पास जल रहेगा तो वानिकी में मदद करेगा, जल रहेगा तो ही गौरैया आएगी, क्योंकि उसे जल की आवश्यकता है। तो 20, 21 और 22 हम लोग इसे कोरिलेट कर सकते हैं। गौरैया को देख के खुशी मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और गौरैया दिवस एक दिन ही है। वानिकी रहेगी तो गौरैया आएगी। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अगर 22 मार्च को विश्व जल दिवस है तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है। पहले लिक्विड है फिर सॉलिड है। जल लिक्विड है तो वो पहले आया, यानी 22 मार्च को लिक्विड आ गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को हो गया। सॉलिड बाद में आया
तो विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी जो एक सॉलिड है वो बाद में, यानी कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च बिहार दिवस तो है ही। हम लोग को जानना चाहिए कि 22 मार्च 2012 को बंगाल से पूर्णतः अलग करके बिहार को एक अलग सूबा अर्थात अलग राज्य बनाने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसलिए 22 मार्च को विश्व बिहार दिवस मनाया जाता है। और नोटिफिकेशन के बाद 1 अप्रैल से बिहार एक अलग सूबा के रूप में कार्य करना शुरू किया। और उस समय 1912 से लेके 1936 तक बिहार में झारखंड और उड़ीसा भी था। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा हमसे अलग हो गया था। तो ये सब डिटेल्स हम लोग को जानने चाहिए। अब अगला है 23 मार्च को। हम लोग को पता है कि 23 मार्च शहीद दिवस भी है। उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हुए थे। और साथ में ये भी जानना है कि 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान का नेशनल डे है। वो नेशनल डे क्यों है? वो इसलिए है कि 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था 1940 23 अगस्त को। वो प्रस्ताव क्या था? उस प्रस्ताव में था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनना चाहिए। इसलिए मुस्लिमों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं वैसे मुस्लिमों के लिए ये एक पाक देश, पाक दिवस है। इसलिए नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मुस्लिम लीग ने, जिसके प्रमुख जिन्ना साहब थे, मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक सम्मेलन किया और एक प्रस्ताव पारित किया। इसे लाहौर प्रस्ताव कहते हैं। और उसमें पाक के गठन का आधार बना वो। और यही कारण है कि फिर 23 मार्च को हम पाकिस्तान का संविधान बना। जैसे हमारा संविधान 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, पाकिस्तान का संविधान हमसे लेट 1956 को लागू हुआ था 23 मार्च को। 23 मार्च को संविधान भी लागू हुआ और 23 मार्च को पहली बार अलग देश बनाने के लिए एक लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए 23 मार्च उनके लिए एक नेशनल डे है। इसलिए राष्ट्रीय दिवस पाकिस्तान का 23 मार्च है। और एक बहुत ही बड़ा संयोग है कि 23 मार्च को शहीद दिवस है हमारे भगत सिंह का, सुखदेव और राजगुरु का। अब एक है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब ये भी हम लोग को रिलेट अगर चाहे जबरदस्ती कर सकते हैं। तो ये जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, जैसे कि 23 मार्च को शहीद हुए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो हम लोग इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही शहीद हुए, भारत के मौसम में अर्थात राजनीतिक मौसम में परिवर्तन आया और भारत अपने आज़ादी के लिए और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। 23 मार्च 1931 को वो शहीद हुए और 1947 को देश आज़ाद हुआ। यानी कि शहीद होने के कारण जो राजनीतिक मौसम था भारत का, वो बदल गया था। यही कारण है कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही मनाया जाता है। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं क्षय रोग के बारे में, जिसमें भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक क्षय रोग को भारत से पूरी तरह से आज़ाद कर देने का। तो 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस है। 26 मार्च, जैसा कि 23 मार्च को पाकिस्तान का नेशनल डे है, उसी तरह 26 मार्च बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है। अब पूरी तरह से बांग्लादेश 16 दिसंबर 71 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 26 मार्च 1971 को जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने घोषणा की कि बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। और वो घोषणा इन्होंने की थी 26 मार्च 1971 को। इसलिए बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 के कारण 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हालांकि 16 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। और 16 दिसंबर एक मूवी भी आई थी 2001-2002 में, और वो बांग्लादेश की आज़ादी से ही संबंधित थे।
तो शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने थे हमारे बांग्लादेश के, जिसकी राजधानी ढाका है। एक चीज़ यहाँ पे जानना है अगला क्वेश्चन में कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, यानी थिएटर्स डे 27 मार्च को मनाया जाता है। अब ये कोरिलेट नहीं हो रहा है, इसको याद करना है। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। साथ में ये जानना है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है वो 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, यानी मोटे अनाज यानी मिलेट्स के लिए। मोटे अनाज को इंग्लिश में मिलेट्स बोला जाता है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह के अनाज को मोटा अनाज कहते हैं। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला वर्ष जो होगा मोटे अनाज के लिए संयुक्त राष्ट्र मनाता रहेगा। मोटे अनाज के लिए सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बुक है, मार्च महीने में रिलीज हुई थी और एनडीटीवी पे उसके राइटर भी आए थे, जिनका नाम है अरुण शौरी। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं भारत के, जो बीजेपी गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे, तो वित्त मंत्री बने थे अरुण शौरी। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति है, जिन्होंने 2014-16 के आसपास द वायर चैनल पे विनोद दुआ को कहा था कि अभी की जो भाजपा सरकार है, अभी की जो मोदी गवर्नमेंट है, वो 2.5 लोगों की गवर्नमेंट है, यानी कि एक मोदी, एक अमित शाह और आधा अरुण जेटली। यही 2.5 लोगों ने मिलकर मोदी सरकार को चला रहा है। तो अरुण शौरी ने एक बुक लिखा था, द कश्मीर फॉर लास्ट कॉजेज। द कश्मीर फॉर लास्ट कॉजेज, यानी कश्मीर से संबंधित इनकी एक पुस्तक निकली है, द कश्मीर फॉर लास्ट कॉजेज, द कश्मीर फॉर लॉस्ट कॉजेज, अरुण शौरी की है। द कश्मीर फॉर लॉस्ट कॉजेज, अरुण शौरी ने एक बुक लिखी है, बहुत ही फेमस बुक है, जो अभी रिलीज हुई है। ये हम लोग को पढ़ना चाहिए। हमारे पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा है। अब एक महोत्सव है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सूर्यकुंड हस्तशिल्प मेला। हरियाणा के फरीदाबाद में ये हस्तशिल्प मेला लगता है। और फरीदाबाद का जो हस्तशिल्प मेला है, सूर्यकुंड हस्तशिल्प मेला, वो पूरे भारत में फेमस है। उसका छोटा छोटा ब्रांच कभी कभी पटना में भी आता है। तो सूर्यकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद में के सूरज कुंड में लगता है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष होता ही है। और इसके जो पार्टनर स्टेट बने हैं उज्बेकिस्तान, ये वही उज्बेकिस्तान है जहां कभी बाबर का जन्म हुआ था, और मुगल इसी उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते भारत आए थे। अब एक है सैन्य अभ्यास, एक है सैन्य अभ्यास। उस सैन्य अभ्यास में एक हम लोग को जानना है, सेशेल्स वाला हम लोग को छोड़ देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सैन्य अभ्यास जानना है, वरुण सैन्य अभ्यास, जो प्रत्येक वर्ष फ्रांस के साथ होता है। फ्रांस के साथ एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है वरुण सैन्य अभ्यास। अब यहाँ पे देखना है खेल से संबंधित एक क्वेश्चन है कि बीजिंग में 13वां शीत पैरालंपिक खेल हुआ है। पैरालंपिक खेल जो ओलंपिक से संबंधित है, तो 2 प्रकार का होता है, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। तो 2022 में जो पैरालंपिक शीत खेल होगा वो बीजिंग में होगा, यानी कि चाइना के बीजिंग में होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन। इस बार के राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन अर्जुन हुए हैं। तेलंगाना के रहने वाले अर्जुन राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन हुए हैं। बस यही 2 जानना है खेल का। अब प्रतियोगिता दर्पण में एक है ना स्मरणीय तथ्य रहता है, जो भी करेंट अफेयर्स है उसको उससे ही है ना कुछ ऑब्जेक्टिव निकाल के दिया जाता है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास सूत्र में भारत को 120 नंबर मिला था। ये जो 120 नंबर है ये भारत का है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत को 120 और 1 नंबर पे फिनलैंड थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 136 नंबर मिला था और यहाँ पे भी 1 नंबर पे फिनलैंड थे। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर है।
जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, चेनाब नदी पे। अब एक है स्वामी शिवानंद। अगर हम लोगों ने टीवी देखा होगा तो एक व्यक्ति को पद्म श्री इस बार मिला था, और वो व्यक्ति फिलहाल तो बनारस में रहते हैं, लेकिन कभी उनका जन्म बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश के सिलहट में हुआ था। वो सिलहट कभी असम में था, लेकिन जब भारत और बांग्लादेश का सीमा समझौता हुआ तो सिलहट जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो बांग्लादेश को दे दिया गया था। तो उसी सिलहट में आज से 126 साल पहले स्वामी शिवानंद का जन्म हुआ, और ये स्वामी शिवानंद योग गुरु हैं, और उनके यौगिक नॉलेज को देखते हुए, यौगिक योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म श्री मिला है। पद्म श्री तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन इनका जानना आवश्यक है। पद्म श्री तो कंगना रनावत को भी मिला है। तो जो स्वामी शिवानंद हैं वो योग गुरु हैं, वर्तमान में बनारस में रहते हैं एक छोटे से रूम में। उनका जन्म बांग्लादेश के सिलहट में हुआ था आज से 126 साल पहले। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 126 साल में भी वो काफ़ी स्वस्थ हैं और अपना जितना कार्य है सब खुद करते हैं। तो योग का ये पावर बता रहा है। उसके बाद एक गोल्ड मेडल मिला है पैरा एथलेटिक्स में। एक एथलीट है, यहाँ पे प्रणाम लिखा हुआ है, प्रणाम नहीं होगा, प्रणव है, प्रणव प्रशांत देसाई। प्रणव प्रशांत देसाई को दुबई में जो पैरा एथलीट हुआ था दुबई में, उसमें गोल्ड मेडल मिला है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, एक फार्मिंग होता है जिसमें कि प्रदूषण नहीं होता। तो केरल एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा फार्मिंग कर रहा है जिसमें कार्बन को वो न्यूट्रल कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग में पहले नंबर पे अगर कोई है तो वो केरल है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर होता है तो पराली को लोग जलाते हैं और उससे प्रदूषण होता है, खासकर पंजाब क्षेत्र में। तो केरल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है वो कार्बन को न्यूट्रल करेगी, और कार्बन न्यूट्रलिटी में केरल प्रथम नंबर पे है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल में हम लोग को देखना है कि तुर्कमेनिस्तान के संबंध में, तुर्कमेनिस्तान एक मध्य एशिया का देश है। हम लोग जानते हैं कि जो मध्य एशिया कभी रशिया, जिसे रशिया का एक पार्ट था, और जब रशिया का बंटवारा हुआ तो उसमें से मध्य एशिया अलग हो गया। तो उसका ही एक पार्ट था तुर्कमेनिस्तान, जो मध्य एशिया का एक देश है, राज्य नहीं एक देश है। और उसने सबसे पहले अफगानिस्तान के राजदूत को मान्यता दी है। हम लोग जानते हैं अभी अफगानिस्तान में तालिबान का अधिकार हो गया है, और तालिबान ने अपने एक राजदूत की नियुक्ति सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान में की है। तुर्कमेनिस्तान जो एक मध्य एशिया का देश है, मध्य एशिया में 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इस तरह के देश हैं। अब अगला है एक सैन्य अभ्यास हुआ है, एक्सरसाइज कोल्ड रेस कोर्स, जो नाटो और नॉर्थ अमेरिका के 27 देशों ने आपस में मिलकर किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में अपने यूक्रेन के दूतावास को पोलैंड में स्थानांतरित किया। भारत का जो यूक्रेन का जो दूतावास था, एम्बेसी था, युद्ध के कारण उस एम्बेसी को इन्होंने पोलैंड स्थानांतरित किया है। अगला कोई हम लोग पढ़ ही थे कि इस्लामाबाद में सिंधु जल आयोग की जो मीटिंग हुई है, उसकी जो 2022 की जो बैठक है इस्लामाबाद में हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात के जामनगर में अभी सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना हुई है। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इस तरह की जो मेडिसिन है, जिसके पावर को हम लोगों ने कोरोना में देखा है। कोरोना में जो एलोपैथी फेल हो गया था, उस कोरोना पीरियड में आयुर्वेदिक, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक है, इन सभी ने कारगर भूमिका निभाई है। तो इसी के कारण सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर में की गई है, जो अपने पेट्रोलियम शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है। तो ये स्थापना किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत के
आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय ने योजना बनाया और उसने सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है। हम लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल जो स्वास्थ्य डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण मई पूरी तरह से खत्म होता है। प्रतियोगिता दर्पण एक काफ़ी मोटी पुस्तक है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसके इम्पोर्टेंसी को देखते हुए हम लोगों ने ये वीडियो लाया है। तो अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जून में मिलेंगे। प्रतियोगिता दर्पण का जून का जो एडिशन होगा उसे लेकर हम लोग सब बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।